तो शुरू करते हैं क्लास। तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। 3 इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। पता है हम सबको, ये ऑलरेडी पता है ये सब। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन है और ये सेट ऑफ इक्वेशन है। v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये पहली सेट ऑफ इक्वेशंस और ये दूसरी सेट ऑफ इक्वेशंस। इनमें डिफरेंस क्या है? जो भी तुम्हारे नेचुरल थॉट है वो बताओ। हाँ, एक एक करके तुम बताओ पहले शुरू में। लीनियर के लिए हाँ। और ये जो है इसको ये सब फॉरेन अच्छा, सुरभि लास्ट क्लास में आई नहीं थी। ये लीनियर के लिए ही है ये दोनों। ये भी लीनियर के लिए है, ये भी लीनियर के लिए। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। मतलब उसका ट्रीटमेंट तो अपन जानते हैं कि अगर 2 में आ गया तो फिर 2 एक्सेस करते हुए दोनों में इंडिविजुअली सॉल्व करो, फिर कंबाइन करके लिख दो। हाँ, अब आदर्श तुम बताओ क्या बोल रहे हो। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। देखो यू और वी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखो ये इक्वेशन में हमें याद रखना है, दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए ही है ये वैलिड। हम डबल लाइन की इक्वेशन जानते नहीं है कि 2 डायमेंशन की इक्वेशन क्या होंगी। वो तो हम इसी को यूज़ कर देते हैं 2 बार उधर पे अलग x और y में। ठीक है, तो स्ट्रेसफुली क्या याद रखना है कि ये इक्वेशन इज़ वैलिड व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और ये इक्वेशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन कुछ भी हो, एनीथिंग, इट मे बी कांस्टेंट और मे नॉट बी कांस्टेंट। ये डिफरेंशियल रिलेशन है। तो अच्छा, थोड़ा सा याद हो तो इन्हीं से ही तो ये निकल के आए। इन्हीं इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर देते हैं तो ये इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? ये वाली। फिर वो डिफरेंशिएशन के लिए कुछ दिया रहेगा, फंक्शन वगैरह, वो सब देखेंगे क्वेश्चन आएगा जब। बट अभी बस बेसिक बाइफरकेशन की, अगर ये क्वेश्चन सिचुएशन में ऐसा दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम धड़ल्ले से ये यूज़ कर देंगे, और कांस्टेंट नहीं है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, these differential equations are valid when acceleration is variable। अच्छा, कांस्टेंट होगा तो यही बन जाएंगी इक्वेशन। मतलब बेसिक इक्वेशन यही है। देखो इस पर ऐसा बच्चे लड़ने ना लगें कि कांस्टेंट के लिए वैलिड नहीं है क्या। हाँ, कांस्टेंट के लिए भी वैलिड है ये, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चलेगा। लेकिन ये जो हमने बचपन में पढ़ा था ये केवल एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए ही पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ऐसा लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी सिचुएशन में एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 5t प्लस 7t स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है? तो पहला वाला तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, हमेशा उसकी वैल्यू 5 ही है हर समय। लेकिन ये वाला जो है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो कुछ ही और होगा, टाइम की वैल्यू कुछ और हो जाएगी तो कुछ और होगा। तो वेरिएबल है ये। तो इसमें कॉमन सेंस का यूज़ करना है बस, इक्वेशन पकड़ के ऑन द स्पॉट।
तो अभी तो क्वेश्चन एकदम टॉपिक के साथ आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है, लेकिन जब रैंडमली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब हमें खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो लिखो डिस्प्लेस, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज x इज इक्वल्स टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t इन मीटर्स। तो यू हैव टू फाइंड x, लिखो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। So we have to find first part position, velocity at time t equal to 0, और b फाइंड करना है state whether it is uniformly accelerated or not। C फाइंड करना है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी is 0। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमको ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, तो क्लियरली ये वेरिएबल है ना, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम कुछ और होगा तो वैल्यू कुछ और होगी, कुछ और होगा तो कुछ और होगी। तो सबसे पहले तो हम x से v निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt। ds बाई dt होता है वैसे, तो s यहाँ पे x लिखा हुआ है तो उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमें टाइम के साथ। तो अब गौर से देखो यहाँ पे, ये 20 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका क्या होगा 3t² और इसका -12, तो इट विल बी 3t² -12। और जो यूनिट होगी वो ऐसा यूनिट होगी क्योंकि मीटर में दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी भी ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब उठा के क्या पूछा उसने, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। पोजीशन मतलब x ही फाइंड करना है जब टाइम 0 है। तो फर्स्ट का आंसर x व्हेन t इक्वल टू 0 विल बी गिवन एज 20 प्लस 0 क्यूब माइनस 12 इंटू 0। ये क्या हो गया 20 मीटर्स, ये पोजीशन आ गई। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 के लिए क्या करेंगे, इसमें रखेंगे वेलोसिटी के फंक्शन 0, मतलब कि ये 0 हो गया -12, तो -12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस का क्या महत्व है, मतलब कि हमने जो भी एक्सिस सिस्टम मानी है उसमें पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ और नेगेटिव यानी कि उल्टे एक्स की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रही है वेलोसिटी, इसका मतलब कि t इक्वल टू 0 पे वो उल्टे x की तरफ चल रहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, स्टेट वेदर इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है कि नहीं। तो अब कैसे पता करें, एक्सेलरेशन का फंक्शन चाहिए, वेलोसिटी का फंक्शन तो मिल चुका है, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाल देंगे। a is what, a is dv by dt। इन सब में अपन को हाथ जमाना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 60। अब ये कांस्टेंट आ रहा है कि वेरिएबल, वेरिएबल कैसे पता लगा, टाइम आ रहा है यहाँ पे, टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट आ जाता तो फिर कांस्टेंट हो जाता। तो आंसर इज वेरिएबल। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन और नॉट, तो आंसर है नो, इट इज़ नॉट।
यहाँ तक ये दो पार्ट क्लियर। अब आगे थोड़ा सा अलग, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। इसका क्या अभिप्राय है कि उसकी पोजीशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 नहीं बोल रहा हूँ। मतलब इसको उठा के अपन यहाँ टाइम 0 में नहीं रख सकते, वेलोसिटी 0 हो जाए ऐसी पोजीशन बताओ उसकी। तो वेलोसिटी कब 0 होगी देख लेते हैं, ये 0 कब होगी। वेलोसिटी 0 व्हेन दिस थिंग इज 0। तो 3t² - 12 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, 3 से कट गया तो ये 4 बचेगा, तो t² - 4 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है, एक -2 और एक +2। -2 तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता टाइम, तो हटाओ इसे। टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। इसका मतलब वेलोसिटी 0 कब हो रही है, 2 सेकेंड्स पर। और हमें क्या चाहिए, उस मोमेंट पर पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन में रख देंगे यहाँ पर। तो x क्या जाएगा उस पॉइंट पे, 20 + 2² - 12 × 2, ये हो गया 20 + 24 - 24, सॉरी क्यूब, यस। तो यह 20 + 8 28, 28 में 24 गया 4, तो 4 मीटर इज आंसर। मतलब कि 4 मीटर पे पहुंच के ऐसा कुछ हो रहा होगा उसके साथ कि वो रुक जाएगा मोमेंटरली। नीट का पेपर देखा कृतिका, कुछ कैसा फील हुआ? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी इज गिवन एज 10 + 2t + 3t²। टाइम इज इन सेकेंड्स एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट of particle from the mean position at time t is equals to 1 second. At time t is equals to 1 second, if it is given that displacement is 20 meter, displacement is 20 meters at time t equals to 0, at time t equal to 0. And second part, acceleration time equation. We have to find acceleration time equation. तो कुछ नहीं, वेलोसिटी और
वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, और पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का क्या मतलब है? मीन पोजीशन मतलब ये जो डिफाइन करी गई है मीन पोजीशन, टाइम t इक्वल टू 0 पर 20 मीटर्स पे है, तो वहाँ से कितनी दूर एट t इक्वल टू, मतलब कि इसको ऐसे समझो, वन डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो यहाँ से नापना शुरू किया हमने, ये 0 मीटर का मार्क है, और दिया हुआ है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर था t इक्वल टू 0 पर। तो ये जो मार्क है, दिस इज द मीन पोजीशन, और 20 मीटर पर है वो t इक्वल टू 0 पर। तो कहानी जो स्टॉप वॉच शुरू हो रही है वो मीन पोजीशन से नहीं, वो 20 मीटर से शुरू हो रही है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमें बताना है कि अब वो 1 सेकेंड पर कितनी दूरी पर होगा। तो वेलोसिटी का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है नहीं, तो निकालेंगे। तो क्या यूज़ करें? वेलोसिटी कैन बी गिवन एज ds/dt, और हमें क्या गिवन है? v गिवन है। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करना है जिसको, वो तो है ही नहीं, इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको v dt इज इक्वल टू ds। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो हमें फंक्शन चाहिए डिस्प्लेसमेंट का वो तो है ही नहीं। कौन है? वेलोसिटी है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं, इसको ऐसे मेमोराइज़ करो कि इधर उठा के इधर चला गया, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो मतलब इस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करना है, ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है इसको इंटीग्रेट करना है। और क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं तो लिमिट्स भी लगानी पड़ेंगी। तो ऐसा क्या बोला है कि टाइम जब 0 है, मतलब कि ये वाला जो इंटीग्रल है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20। तो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट का लिमिट क्या होगा? 20। ये समझ में आया? टाइम जब 0 है तब डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो जब लिमिट टाइम की रख रहे हैं 0, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या रखेंगे? 20। और हमें कुछ वेलोसिटी फाइंड करनी है एज अ फंक्शन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? कुछ रैंडम टाइम t, तब डिस्प्लेसमेंट क्या है? s, वही हमें फाइंड करना है। और वो t की वैल्यू 1 सेकेंड दी हुई है यहाँ पर, 1 सेकेंड पर बताना है। तो इस t को हमें 1 सेकेंड रखना है आगे जाके, ये याद रखना है बस दिमाग में। तो कर दो इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किया तो ये 10 का क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, सोचो अपने अपने प्रॉम्प्ट। 10 का क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और dt बाहर निकल जाएगा, dt मतलब 10 dt क्या होगा? 10 dt क्या होगा? 10 dt विल बी 10 इंटीग्रेशन dt, इट विल बी 10t। dt का इंटीग्रेशन इज t इटसेल्फ, तो ये 10t। फिर ये 2t²/2, तो t² बचेगा, और ये 3t³/3, तो t³ बचेगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके t 1 सेकेंड तक। और ds का इंटीग्रेशन तो जस्ट s होगा, तो s लिमिट्स आर फ्रॉम 20 से s। ये करना है बस। तो यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, तो 1 रखा यहाँ पे, तो 10 + 1 + 1 -0 है ना। सब में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे s - 20, तो s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये हो रहा है कितना? 12, और वो 20, तो s इज इक्वल्स टू 32 मीटर्स। इसका मतलब 1 सेकेंड पे वो 32 मीटर्स पे होगा, यहाँ पे कहीं पे। और ये जो 32 है ये यहाँ से नपा है मीन पोजीशन से। और सेकंड क्या बोला उसने? एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है तो?
डिफ्रेंसिएशन करके ना, फालतू की बात है अब होगी। अब तो ये एसिलेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कर दो साले को, ये हो गया कितना 2 + 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे पता चला कि ये आएगा? तो एसिलेशन का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ कांस्टेंट फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स of 2 newtons, a constant force of 2 newtons acts on the particle. Constant force of 2 newton acts on the particle for 1 second. Acts on the particle for 1 second in a direction perpendicular to its initial velocity. In the direction perpendicular to its initial velocity. So find the velocity and displacement. Find the velocity and displacement of the particle at the end of 1 second. Velocity, find the velocity and displacement of the particle at 1 second. तो इंग्लिश को ज़रा फिज़िक्स में कन्वर्ट कर दो। जो भी इंग्लिश लिखी हुई है इससे तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है वो उतार दो कॉपी में। कांस्टेंट वेलोसिटी उस मोमेंट पर दी है, पर्टिकुलर की उस मोमेंट पर दी हुई है। टू मीटर पर सेकेंड। अच्छा कुछ परपेंडिकुलर वगैरह कुछ वर्ड आया है उसका कुछ मतलब होगा यहाँ पे। तो देखो लिखा हुआ है क्या, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड पढ़ो। सबसे पहले दिमाग में इमेजिन करो कि 1 kg का पार्टिकल है, हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं किधर भी इमेजिन कर लो, ये दिमाग कहीं भी इमेजिन कर सकता है, इधर कर लो 1 मीटर पर सेकेंड।
सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 kg का ऑब्जेक्ट है और 2 मीटर पर सेकेंड. कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल फॉर 1 सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी. तो अब इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इधर. ये फोर्स का डायरेक्शन कितना है? ये फोर्स 2 न्यूटन. कितनी देर के लिए लगा? 1 सेकेंड के लिए. ठीक है. अब एक ही, दो में से अब एक ही करोगे ना, तो जो बेस्ट इंट्यूटिवली थॉट लग रहा है कि जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ बना दो परपेंडिकुलर. ठीक है. तो अब बोल रहे हो फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड. वेलोसिटी बतानी है हमें और डिस्प्लेसमेंट बताना है 1 सेकेंड के अंत पर, मतलब जब तक ये फोर्स लग रहा है उसमें. अब सबसे पहली बात तो ये सोचो, ये किस टाइप का मोशन है? 1 डायमेंशनल होगा या 2 डायमेंशनल होगा कि क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी है और फोर्स उससे परपेंडिकुलर है, उसके अलॉन्ग होता तब तो वो सीधा चलता रहता, बढ़ती जाती स्पीड. अभी ये इसको थोड़ा सा कर्व्ड कर देगा तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया. ठीक है. तो इसको हमें 2 डायमेंशन में रिजॉल्व करना पड़ेगा कि चलो इसको मान लिया एक्स एक्सिस और इसको मान लिया वाई एक्सिस. अच्छा, नीचे वाले को भी वाई मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना. तो एक्स और वाई में इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. यहाँ पे सिचुएशन क्या दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दी हुई है. कितनी है? जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाया है, वेलोसिटी शुरू होगी वाई में अभी. तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है. फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेट करता है. तो एक्सेलरेशन केवल वाई डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस तरफ फोर्स ही नहीं है, फोर्स इस तरफ है. अब कितना एक्सेलरेशन होगा वाई डायरेक्शन वाला? वो थोड़ा सा अपन को न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करना पड़ेगा. एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज 2 न्यूटन, मास इज 1 kg, एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ए वाई कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बताओ, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं अब हम. अच्छा, हमसे वेलोसिटी पूछी है तो इसका मतलब कि हमें एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा और आई कैप प्लस जे कैप करके लिख देना पड़ेगा. तो निकालते हैं. एक्सेलरेशन 0 है इस डायमेंशन में, तो वेलोसिटी वही की वही रहने वाली है ना. वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड. तो जो वेलोसिटी का आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसमें वो 2 मीटर पर सेकेंड तो आ गया. बस रह गई बात इसकी, तो ये निकाल लेते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है ना. ऑफकोर्स वाई डायरेक्शन में लगा रही है इक्वेशन. यू वाई इज वॉट वी वाई इज निकालना है हमें. यू वाई इज वॉट 0, ए वाई इज वॉट 2 एंड टाइम इज गिवन एज 1. तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी से बताओ. 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप 2√2. क्या सिखाया था? 50 प्लस 50 लिखा है अगर, 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप, तो 50√2 हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया. डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 1 सेकेंड के बाद. तो एक्स और वाई में निकालेंगे और एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप कर देंगे.
तो 2 डायमेंशन के प्रॉब्लम को 2 अलग अलग डायमेंशन मानते हुए सॉल्व कर देना है, यही किए जा रहे हैं। पूरा प्रोजेक्टाइल इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं ग्राफ्स का। तो लिखो ग्राफ्स। तो ग्राफ रैंडमली अगर देखा जाए तो 2 डायमेंशन में ग्राफ होता है, एक्स और वाई में, कुछ भी हो सकता है वो ग्राफ। तो 2 क्वांटिटीज से हमें खास लेना देना होता है। एक तो होता है स्लोप, दैट इज dy बाई डी एक्स, और एक होता है एरिया अंडर कर्व, दैट इज वाई डी एक्स। तुम इधर बैठ जाओ, नहीं तुम इधर आओ इधर। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज एरिया अंडर कर्व। और ये कहलाता है स्लोप। तो देखो आइडेंटिफाई करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी क्वांटिटी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है ग्राफ में। तो एक हल्का सा याद रख सकते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स के डायमेंशन क्या होंगे? इट इज़ लाइक वाई कोऑर्डिनेट को अपन डिवाइड कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट से, है ना? तो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं, डी एक्स मतलब एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वाई के साथ। तो यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक कि वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो मोटी बात, अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो एरिया आएगा, और अगर डिवीजन हो रहा है तो स्पेसिफिकली वाई डिवाइडेड बाय एक्स तो स्लोप आएगा। ठीक है, और वो हम क्वांटिटी वाइज देख लेंगे। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसके बेसिस पे अपन तीनों ग्राफ समझेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम बना हुआ है, कुछ भी रैंडम ग्राफ हो सकता है वो। तो वी आर इंटरेस्टेड कि इसका स्लोप क्या होगा और इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा। तो स्लोप डी एस बाई डी टी, ये तो तुम चिल्ला के बता दोगे कि वेलोसिटी देगा, है ना? और एरिया अंडर कर्व एस डी टी, ये क्या देगा? अब सोचते हैं इसमें ये क्या देगा। एस की यूनिट क्या होती है? मीटर्स, और वाई इसकी टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है? प्रोडक्ट की तरह, मीटर सेकेंड। द यूनिट्स दैट आर कमिंग आउट टू बी मीटर सेकेंड। इट इज़ नॉट मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ मीटर सेकेंड। मीटर सेकेंड क्या देता है? कुछ नहीं। तो इसका एरिया अंडर कर्व कुछ मीनिंगफुल क्वांटिटी जो हमारे काम की वो नहीं देगा। इससे हम स्लोप ही से ही निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है? ज़रा नोट करो पहले में, इसमें नोट करो कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ will give velocity, will give velocity and area under curve of ST graph. Next point लिखो,
area under curve of ST graph will give nothing meaningful. Will give nothing meaningful. Will give nothing meaningful. Next, velocity time graph. Velocity time graph. तो इसमें बताओ इस स्लोप क्या देगा, dv/dt एक्सेलरेशन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अच्छा, एरिया अंडर कर्व क्या देगा, vdt क्या देगा, vdt मतलब प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज सेकेंड. तो सेकेंड से सेकेंड करा तो मीटर, तो क्या देगा, मीटर क्या चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट. तो इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट. तो देखो स्लोप विल गिव इन दिस ग्राफ, स्लोप विल गिव इन दिस ग्राफ, स्लोप विल गिव acceleration and area under curve will give displacement. फिर तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप विल बी लाइक, इनकी यूनिट लिख लो सबसे पहले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज फॉर एक्सेलरेशन, सेकेंड इज फॉर टाइम. तो स्लोप होगा इसका dA/dt. ठीक है, तो dA/dt यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्यूब. तो व्हाट द जर्क इज दिस, क्या है ये, है ना, तो कोई हमारे काम का नहीं है फिलहाल. तो इट विल गिव नथिंग मीनिंगफुल फॉर अस. और एरिया क्या देगा, एरिया अंडर कर्व ADT विल बी लाइक, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम का हो गया सेकेंड. तो सेकेंड से एक सेकेंड करेगा तो मीटर पर सेकेंड. तो इसका एरिया अंडर कर्व देगा वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ तक समय तो चेंज हो रहा है, कौन सी वेलोसिटी देगा वो, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की. एक्चुअली वो चेंज इन वेलोसिटी देगा कि लेट्स से इस पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है, इस पे वेलोसिटी v1 है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी देगा. इट विल गिव चेंज इन वेलोसिटी. ये बात समझ में आ रही है. तो देखो इन दिस ग्राफ स्लोप विल गिव नथिंग मीनिंगफुल, and area under curve will give change in velocity. Area under curve will give change in velocity.
तो क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा नॉन सिमेट्रिक बन गया लेकिन वो सिमेट्रिक है। दिस इज़ 2 seconds, दिस इज़ 4 seconds, टाइम इज इन सेकेंड्स, और ये जो पीक वैल्यू पहुँच रही है एक्सेलरेशन की दैट इज़ 4। एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब समय शुरू हुआ था तब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी। So find velocity at the end of 4th second. Find velocity at the end of 4 seconds. तो सबसे पहले फोकस कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम का। करो करो करो, ट्राई करो ट्राई करो। थर्टी 4 मीटर पर सेकेंड गलत है। देखो तुमने एक इक्वेशन यूज़ करी, पहला पाप यही कर दिया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। देखो एक्सीलरेशन तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं इसमें? नहीं है। देखो वक्त के साथ वैल्यू बदल रही है उसकी। एक्सीलरेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 है, फिर कुछ 2 पे 4 पहुंच गया, फिर वापस 0, वक्त के साथ बदल रहा है। तो वो 3 इक्वेशन तो यूज़ नहीं हो पाएंगी। एरिया अंडर कर्व क्या देगा इस क्वांटिटी का? एरिया अंडर कर्व दैट इज ए डी टी विल गिव, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड, तो इट विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। आ रहा है समझ में? बस ए डी टी दिख रहा है। एरिया अंडर कर्व इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और ट्राइंगल कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज 4 एंड हाइट इज ऑल्सो 4, तो ये हो गया 8। तो 8 क्या है? 8 चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो वेलोसिटी। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 8। शुरुआत की वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज v1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो v2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जो 4 सेकेंड के बाद है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये समझ में आ गया ना? कुछ नहीं, बस में एरिया अंडर कर्व निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। स्लोप का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही क्यों निकाला हमने? ये वाला क्यों नहीं निकाला? कैसे जजमेंट किया कि पूरा ही एरिया लेना है, आधा क्यों नहीं लिया? क्योंकि एंड 4 सेकेंड पे पूछा उसने, इस वजह से है ना। अगर वो पूछता 2 सेकेंड पे बता दो, फिर इतना एरिया लेते। इसका आधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, taking the value of g is equals to 10 meter per second square,
velocity 40 meter per second, full stop, taking the value of g equal to 10 meter per second square, taking the value of g equal to 10 meter per second square, and upward direction positive, and upward direction positive, and upward direction positive, plot acceleration time graph, plot AT, plot VT, and plot ST graph, AT, VT and ST. From the starting point till it hits the ground back. From the starting point till it hits the ground back. ग्राफ बनाना। तो सिचुएशन है कि पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड से, ये फेंक दिया ऊपर, और बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर साइड लेना है। मतलब ये हमने पॉजिटिव एक्सिस बना ली। तो यहाँ पे दो एक्सिस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही डायमेंशन में काम चल जाएगा। एक्स बोलो चाहे वाई बोलो, जो बोलना है बोलो, वाई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बनाना चाहते हैं इसका? सबसे पहले तो फिजिकल सिचुएशन क्या होगी? जाएगा 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 ऊपर जाएगा, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। एक्सेलरेशन कहाँ है इसका? ऊपर, ऊपर। इसको ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना? ऐसे चौक को रखा है तो ये ऊपर उड़ जाएगी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है? नीचे। सोच समझ के बोलो, कुछ भी थोड़ी बोलना है। क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनसे कहेंगे समोसा खाएगा या पकोड़ा, तो लास्ट वाला वर्ड बोल देते हैं। कुछ भी मत बोलो यार। जयेश, तुम्हारी फ़ोटो थी वो बचपन की, तुमने स्टेटस डाला था, तुम्हारी फ़ोटो थी? वेरी गुड। तो -10 नीचे की साइड है और कांस्टेंट है, तो एकदम कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होगा। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे नीचे क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? हाँ, और एक्सेस ऊपर मानी है इस वजह से। एक्सेस नीचे मान लेते तो फिर ऊपर उल्टा हो जाता सब कुछ। पॉजिटिव डायरेक्शन किधर लिया है उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ जरा अपनी अपनी कॉपी में। देखो मैं तो कितना सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, तो पहले सिचुएशन इमेजिन करो कि पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 40 मीटर पर सेकेंड,
फिर चलते 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 एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी और फिर नेगेटिव में चली जाएगी। मतलब देखो क्या सिचुएशन है, बॉल को जब हमने ऊपर फेंका तो उस पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे नहीं ऊपर, ऊपर है ना अपनी पॉजिटिव एक्सिस। तो यहाँ पर लेट्स से कि ये 40 है, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है तब उसकी स्पीड कुछ ना कुछ है पॉजिटिव। अब उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है धीरे 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 धीरे। कब तक कम हो रहा है? जब तक कि वो एकदम मोमेंटली रेस्ट पे नहीं आ जाती। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी एकदम ज़ीरो हुई है, तो वेलोसिटी ज़ीरो वाली एक्सिस वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, मतलब उतरते 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 ज़ीरो पहुँच गई। फिर उसके बाद नेगेटिव में नीचे चली गई। नेगेटिव क्यों? क्योंकि फिर उल्टे डायरेक्शन में आएगा, तो ऐसे चली गई और ज़मीन पर टकराएगी बहुत धड़ल्ले से। और सिमिट्री से बोल सकते हैं हम कि वो -40 से ही टकराएगी, क्योंकि जितने से ऊपर गई है उतने से नीचे आएगी। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये जजमेंट कैसे किया कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? अभी तो हमने सिस्टमेटिकली बस ये सोचा ना कि कम होगी, ऐसे भी तो हो सकती थी। स्ट्रेट लाइन ही क्यों हुई? कुछ रैशनल थॉट पॉइंट बताओ। रैशनल मतलब कुछ लॉजिकल। जो अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड। तो ये सही आंसर है ना, स्ट्रेट लाइन ही होगी, कुछ जिगजैग नहीं होगी। लेकिन हम श्योर कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। dv by dt, dv by dt ये बना हुआ है ना, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब सबसे खतरनाक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो शुरुआत में बढ़ रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट, तो एक पॉइंट पे पहुंच के डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है और फिर वो वापस उसी पॉइंट पे नीचे आ जा रही है। मतलब पहले तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर वापस ज़ीरो हो जाएगा। बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका है ना, तो पहले उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, मैक्सिमम पहुंचा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, फिर वो नीचे आया तो कम होते होते ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में तो ज़ीरो है, कुछ टाइम पे मैक्सिमम पहुंचा और कुछ टाइम पे फिर से ज़ीरो हो गया। तो अब ऐसे पॉइंट तो समझ लिए अपन ने, लेकिन इसको जोड़े कैसे? मीन्स कोई इसको ऐसे भी जोड़ सकता है, कोई गोल भी जोड़ सकता है, कोई स्ट्रेट लाइन से भी जोड़ सकता है ऐसे। तो इसका स्लोप का आइडिया लगाना पड़ेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप का। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप का ग्राफ जो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है ds बाई dt, वो वेलोसिटी होता है। तो इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, दैट इज़ वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वैल्यू घटती ही जा रही है, घटती ही जा रही है, 40 से शुरू होकर एकदम घटती ही जा रही है, नेगेटिव में पहुंच जा रही है। मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू घटती जा रही है। वेलोसिटी की वैल्यू 40 है, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर कम हो गई, 0 पहुँच गई, फिर -40 पहुँच गई। तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, दिस विल नॉट बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, दिस विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये कर्व्ड होगी। ये बात समझ में आई? अब कर्व कोई ऐसा भी जोड़ सकता है, कोई ऐसा भी जोड़ सकता है, तो कैसा जोड़ा जाए? तो देखो ऐसे अननेसेसरी शार्प इंक्लाइन प्लेन नहीं आते नेचर में,
एक बात तो कॉमन सेंस है, ऐसा याद रख सकते हैं। सो आंसर इज दिस, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। मतलब कि अगर ये ग्राफ है ऐसे, तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट बन रहा है, क्योंकि इसके आसपास सारी वैल्यूज छोटी हैं। मैक्सिमा कब बन के आता है, स्लोप जीरो होता है, मैक्सिमा कब बन के आता है, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। मैक्सिमा कब बन के, थोड़ा सा याद करो। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कि डबल डेरिवेटिव इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन नेगेटिव है यहाँ पर। पॉजिटिव होता तो फिर मिनिमा बन रहा होता, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इस वजह से हम श्योर हैं कि ऐसे ही बनेगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तुम लोगों ने इसके काइनेमेटिक्स के, कहाँ तक किए? देखो अभी तुम्हें 6.8 तक इंट्रोडक्टरी कंप्लीट करनी है, जहाँ तक भी हुए हैं उसके बाद अब टिल 6.8 तक इंट्रोडक्टरी कंप्लीट करो। कोई मतलब नहीं, एवेपोरेट हो जाएगा। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ लाइक इन द एयर, ये हवा में ऐसे फैला दिया हमने। अब जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो 6.8 इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज तक कंप्लीट करो।